हेलो फ्रेंड्स। हमारा आज का जो वीडियो है वो है ड्रामा चंडालिका के बारे में। ड्रामा चंडालिका के बारे में आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश के जाने माने कवियों लेखकों में आते हैं, शामिल होते हैं। खास बात उनके बारे में जो कुछ एक विशिष्ट बताई जाती है वो ये है कि सन 1912 में उन्होंने एक कृति लिखी थी गीतांजलि, जिसके लिए उन्हें 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस प्राइज़। एक और बात इसी प्राइज़ से रिलेटेड कि उनके इस प्राइज़ को चुरा लिया गया था और चुरा ईयर 2002 में। और 2002 में जब ये चोरी हुआ उसके बाद रियल जो कल्प्रिट्स थे इस मामले में उनको पकड़ा भी गया, परंतु प्राइज़ आज तक हाथ नहीं लगा। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी उसमें जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 लेवल बनाए गए हैं, इस परंपरा से भी नाराज थे, क्योंकि हमारे देश में ब्राह्मण वर्ग का शोषण निम्न वर्गों के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। अब इसमें भी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसी शोषण की व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ को मुखर करने के लिए उन्होंने चंडालिका लिखा था। शायद आप लोगों को थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगी कि हमारा एक ऐसे है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, उसमें एक पॉइंट, एक हेडिंग आती है आपके जेंडर, कैस्ट एंड वॉइस, जिसमें आपको पर्टिकुलरली ये भी बताया गया है कि जो ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी थी उसके खिलाफ विद्रोह के रूप में जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। तो ये जो जैन धर्म और बुद्ध धर्म का उद्भव हुआ, तो बुद्ध धर्म के ही लिटरेचर में हमें ऐसी कई कहानियाँ मिलती हैं जो कि ये बताती हैं कि निम्न और उच्च कोई नहीं होता, हर मनुष्य मनुष्य है। उसके साथ इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। इसी चीज़ को उन्होंने इस ड्रामा के अंदर, चंडालिका के अंदर भी बताने की कोशिश की। अब बुद्ध लिटरेचर की बात हो रही है तो बुद्ध लिटरेचर के बारे में आपको बता दूं, बुद्ध लिटरेचर के अंदर एक कहानी कही गई है महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की। आनंद महात्मा बुद्ध के फर्स्ट कज़िन थे, यानी कि चचेरे भाई थे। और ख़ास बात जो थी आनंद की वो ये थी कि वे पूर्ण रूप से महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे उनको फॉलो करते थे और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। आनंद के व्यक्तित्व और उसकी सौम्यता से और हर मनुष्य को मनुष्य मानने के उसके भाव से प्रभावित होकर के एक चंडाल लड़की प्रकृति उनकी ओर आकर्षित हो गई थी, क्योंकि भरी दोपहरी में जबकि वो बुरी तरह से प्यास से तरस रहे थे, उस समय उन्होंने चंडालिका प्रकृति के हाथ से पानी लिया और पानी पिया। प्रकृति के बताने के बावजूद कि वो चांडाल जाति के, उन्होंने कहा कि हर मनुष्य मनुष्य है, अगर बादल सब पर समान रूप से बरसते हैं तो मैं क्यों मनुष्यों में भेद करूँगा। इस आधार पर उन्होंने इस बात को काटा और प्रकृति के हाथ से पानी पिया। प्रकृति के हाथ से पानी पीने के बाद आनंद वहाँ से चले गए। वो निर्मोही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की इस कहानी में आगे ये बताया गया है कि प्रकृति अपनी माँ को फोर्स करती है कि वो ब्लैक मैजिक करे जिससे कि आनंद उनके वश में हो जाए, और वो आनंद से विवाह करना चाहती थी। प्रकृति की माँ काफ़ी समझाती है प्रकृति को, पर जब प्रकृति नहीं मानती तो परिणाम ये होता है कि वो प्रकृति के मोह में बंध करके ये जादू करती है। हालांकि जब आनंद जादू के प्रभाव में आने लगते हैं तो वो महात्मा बुद्ध का नमन करते हैं, चिंतन करते हैं, और महात्मा बुद्ध उन्हें बचा लेते हैं। बाद में जब प्रकृति को और प्रकृति की माँ को लाया जाता है बुद्ध के सामने, तो वो बुद्ध उससे पूछते हैं कि क्या देखा तुमने आनंद में कि तुम उसकी ओर वशीभूत हो गई। इस पर प्रकृति कहती है कि वो हर तरह से सौम्य है, प्यारा है, अच्छा है। तब बुद्ध पूछते हैं परंतु किस क्षण से तुम्हें उससे प्यार हुआ। तो प्रकृति बुद्ध को बोलती है कि उस क्षण जबकि उसने मेरे प्रति दयालुता दिखाई, मुझे एक इंसान माना, एक मनुष्य माना, उस क्षण। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस दयालुता के कारण तुम उससे प्रेम करने लगी, वो दयालुता तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, तो तुम अपने अंदर की उस दयालुता से प्रेम क्यों नहीं करती। तब प्रकृति बौद्ध धर्म या बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है अंत में। ये है बुद्ध लिटरेचर की कहानी। अब हमारा जो ड्रामा है चंडालिका, उसे थोड़ा सा अलग करके चलिएगा, क्योंकि चंडालिका के अंदर माँ मरती है। चंडालिका के अंदर माँ जीवित नहीं रहती है, माँ मर जाती है। चंडालिका की कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दिन भरी दोपहरी में जबकि चंडालिका प्रकृति
बाहर बैठी हुई है कुएँ के पास, तो उसके पास उसकी माँ आकर के उससे पूछती है कि तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठी हुई हो? अंदर चलो, तुम हम जल जाओगी इतनी धूप है। तब प्रकृति बोलती है कि नहीं, मैं तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ जिसने उस दिन मुझसे पानी पिया था, और मैं जब वो आएगा और पानी पी लेगा तभी मैं यहाँ से उठूँगी। प्रकृति की माँ उसे समझाती है और डाँटती भी है, क्योंकि कि जो बौद्ध भिक्षु जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो आनंद का, वो तो निर्मोही है, उसने संसार त्याग दिया है, तुम कैसे उसका साथ दे सकती हो? तुम कैसे उसे अपने पास रख सकती हो? तुम कैसे उसे अपने पास रख सकती हो? इस पर प्रकृति नहीं मानती है और आगे अपनी जिद पर अड़ी रहती है, जिस पर प्रकृति की माँ उससे वादा करती है कि वो अपने काले जादू के माध्यम से आनंद को उस तक बुलाएगी, क्योंकि प्रकृति लगातार अपनी माँ पर दबाव बना रही है कि उसकी माँ उसके लिए काला जादू करे और आनंद को उसके पास बुलाए। वो ये चाहती है कि जिस व्यक्ति ने उसके हाथ से जल पिया है लेकर के, वो व्यक्ति आए और उसे अपने आप को वो समर्पित कर देना चाहती है, शारीरिक तौर पर या वैवाहिक संबंध के आधार पर। और इस कारण से प्रकृति आनंद की ओर पूरी तरह से खुद को ऑफ़र करने की जिद के साथ अपनी माँ पर दबाव बनाती है कि उसकी माँ वो ब्लैक मैजिक करे, जिसके माध्यम से आनंद उसके पास चला आए। माँ ब्लैक मैजिक करने के पहले कई बार प्रकृति को समझाती है कि ये गलत है, वो एक निर्मोही है, और साथ ही साथ में इन लोगों के जो चेहरे का तेज है, इनका जो तप है, वो हमें नष्ट कर सकता है, परंतु प्रकृति नहीं मानती। माँ अंत में प्रकृति को यह भी कहती है कि अगर इस ब्लैक मैजिक को हमने आगे बढ़ाया और ये अपने पीक पर पहुँच गया और वहाँ पर आकर के तुमने मुझसे इसे कहा कि मैं इसे तोड़ दूँ, तो तुम याद रखना, इसे तोड़ने के साथ साथ ही मुझे मेरे प्राण भी छोड़ने होंगे, क्योंकि मैं नहीं जीवित बच पाऊँगी, ये जादू इतना ज़्यादा तीव्र है। प्रकृति नहीं मानती और परिणाम यही होता है कि अंत में जादू के अंतिम स्तर पर आकर के जब आनंद प्रकृति के दरवाजे पर पहुंचता है ड्रामा के अंदर, तो प्रकृति उसे देख कर के घबरा जाती है, क्योंकि जिस आनंद के चेहरे पर तेज लालिमा सब कुछ उसने देखी और उसकी ओर आकर्षित हुई, वो आनंद अभी बहुत तीव्र गुस्से में, साथ ही साथ में व्यथित दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि वो इस जादू की ओर आकर्षित न हो, परंतु फिर भी वो खिंचा चला जा रहा है। तो उसके अंदर की जो वो विडंबना, उसकी जो अंदर का वो तनाव है, वो उसके चेहरे को पे आने लगा है और उसके चेहरे की वो लालिमा चली ही गई है। प्रकृति यहीं अपनी माँ से जादू तुड़वा देती है, प्रकृति की माँ मर जाती है और आनंद जिस दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ था, उस दरवाजे पर से भगवान बुद्ध का नाम लेता हुआ तुरंत वहाँ से चला जाता है। जैसा आया था वैसा का वैसा ही। यहाँ पर हमारा ड्रामा एंड होता है। कुछ एक चीज़ें जो ड्रामा के अंदर की खास है, जो कि मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगी। पहला कैरेक्टर प्रकृति की माँ। प्रकृति की माँ जो है वो एक बहुत ही प्यारा कैरेक्टर बताई गई है। एक माँ जिस तरीके से अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है। उसकी माँ पूरी तरह से ये प्रयास करती है कि वो अपनी बेटी को सही चीज़ समझाए। यहाँ तक कि ड्रामा के अंदर ये भी बताया गया है कि यहाँ धूप में क्यों सिक रही हो उस व्यक्ति के लिए जिसने संसार त्याग दिया है। तुम तो ये सोचो ना, राजा का बेटा जैसे पिछली बार आया था और तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ था, वैसा ही कुछ हो, इस सन्यासी को छोड़ो। परंतु प्रकृति नहीं मानती। प्रकृति की माँ बार बार उसे पूरे ड्रामा के अंदर हम देखते हैं, उसे कहती है कि हम अभी भी समय है, हम इस सबको रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, परंतु वो नहीं मानती। तो माँ का कैरेक्टर कुछ इस तरीके का बताया गया है कि वो अपनी बेटी के वशीभूत होकर के ये ब्लैक मैजिक करती है, पर साथ ही साथ में इस ब्लैक मैजिक को करने के दौरान हर वक्त उसके मन में है कि एक बार उसकी बेटी कह दे कि इस जादू को रोक दो, तो वो अपने प्राणों की चिंता किए बगैर इस जादू को रोकने को तैयार है। दूसरा कैरेक्टर आता है हमारे साथ ने आनंद। आनंद बुद्ध लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। महात्मा बुद्ध के बाद अगर किसी की हम बात करें तो वो आनंद ही हैं, जो कि उनके शिष्य थे, सबसे करीबी शिष्य थे, जिनके ऊपर एक तरह से महात्मा बुद्ध की हर जिम्मेदारी थी। आनंद एक प्योर सोल है, महात्मा बुद्ध के फर्स्ट कजिन भी थे और उनकी पवित्रता, उनका बुद्ध का ध्यान, इस सब को इस ड्रामा के अंदर भी बताया है कि कैसे एट द एंड ऑफ द ड्रामा जब वो दरवाजे पर पहुंच जाते हैं प्रकृति के और इतने ज़्यादा व्यथित हैं कि वो क्यों चले जा रहे हैं, कि वो भगवान बुद्ध का ध्यान करते हैं और
तुरंत ही जादू टूट जाता है और जादू टूटते ही आनंद अपने रास्ते पर चले जाते हैं जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, मेन प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ प्रकृति। प्रकृति के बारे में हम ये नहीं कह सकते दैट शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर, परंतु कुछ उसके आसपास का माहौल, कुछ उसके आसपास की विकट परिस्थितियां हैं जिन्हें बहुत अच्छे से राइटर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ में निम्न जाति का होने का जो श्राप उस समय में लोग भुगता करते थे उसे भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रकृति की 3 बर्थ बताई गई है ड्रामा के अंदर। पहली बर्थ जो उसे उसकी माँ ने दी होगी जब उसका जन्म हुआ, इस बर्थ को वो अच्छा क्यों नहीं मानती, क्योंकि उसे ये है हमारे यहाँ जन्म के आधार पर जातिगत विभाजन हुआ करते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला बालक ब्राह्मण, वैश्य परिवार में जन्म लेने वाला वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इसी प्रकार से सब विभाजित होते थे। तो क्योंकि प्रकृति ने चांडाल जाति में जन्म लिया है, इसलिए वो चांडाल जाति की एक शूद्र जाति की कन्या है। और गांव के बाहर जो किनारे गांव का बॉर्डर होता है एक तरह से, वहाँ पर इन लोगों के घर बने हुए होते हैं। पानी लेने का भी इनका एक निश्चित समय होता है, उसके पहले ये कुओं को अशुद्ध करने नहीं जा सकते, या फिर इन्हें पूरी तरह से दूर रखा जाता है जो सामान्य वर्ग के कुएं होते हैं उनसे। उस परंपरा को भी यहाँ बताने की कोशिश की है प्रकृति के कैरेक्टर के माध्यम से। एक और ख़ास बात, प्रकृति के 3 जन्म में पहला जन्म उसकी माँ के द्वारा, दूसरा जन्म वो तब बताती है जबकि बौद्ध भिक्षु आनंद प्यास से तड़पता हुआ उसके सामने आता है और उससे कहता है मुझे पानी दो। और जब प्रकृति कहती है कि मैं तो चंडाल जाति की हूँ, मैं आपको पानी नहीं दे सकती, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पानी तो आपके ही हाथ से चाहिए क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है और प्यास इतनी तेज़ है कि मैं तो पानी पीऊँगा। जब वो मना करती है तो आनंद उससे कहता है कि मुझे तो आप एक मनुष्य नज़र आती हो, जैसे काले बादल सब पर बरसते हैं समान रूप से, वैसे ही मुझे आपके हाथ से पानी लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, आप मुझे पानी पिलाएं। इस पर प्रकृति उसे पानी पिलाती है। यहाँ प्रकृति कहती है कि मेरा दूसरा जन्म है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आनंद ने उसे इस बात का एहसास करवाया दैट शी इज़ नॉट अ चांडाल बट शी इज़ अ ह्यूमन बीइंग विथ सम इमोशंस, विथ सम फीलिंग्स। शी हैज़ द एबिलिटी टू गिव एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू टेक। पर गिव की जो ये एबिलिटी है वो उसके अंदर एक ऐसी जिद को, एक लस्ट को पैदा कर देती है जिसके कारण वो बाद में एक जिद बना लेती है कि उसे खुद को समर्पित कर देना है आनंद को, एक वैवाहिक बंधन में उसके साथ बंध जाना है, जहाँ पर वो गलत होने लगती है। क्योंकि अब उसका प्रेम जो है वो अंधा होने लगा है, उसका प्रेम अंधा होकर के उससे कुछ ऐसी गतिविधियाँ करवा रहा है जो कि अनुचित है। वो ब्लैक मैजिक का फॉलो करती है आनंद को पाने के लिए, एज एन ऑफरिंग, खुद को आनंद को समर्पित करने के लिए। हालांकि इस काले जादू के अंत में जब आनंद उसके दरवाजे से चला जाता है तो उसका 3rd बर्थ बताया गया है। 3rd बर्थ जिसमें कि वो अपने मन को साफ कर चुकी है और वो समझ गई है इस बात को कि ऑल्दो आई वांट टू गिव बट नो वन वांट्स टू, इफ समवन डोंट वांट टू टेक, आई डोंट हैव द राइट टू गिव हिम फोर्सिबली। दबाव बना करके आप किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो आप ऐसे को देंगे जिसे ज़रूरत हो, बट आनंद डोंट नीड एनीथिंग। आनंद को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उसे कैसे खुद को समर्पित कर सकती है। आनंद ने सांसारिक दुनिया को त्याग दिया है, वो इस बात को समझ जाती है। यहाँ पर कहानी अंत होती है, प्रकृति की माँ की मृत्यु हो जाती है, आनंद दरवाजे से चला जाता है और प्रकृति देखती रह जाती है। और साथ ही साथ में अंत में बुद्ध की जो धर्म ग्रंथ के कुछ शब्द हैं उनका, बुद्धम शरणम गच्छामि, उनका रेसिटेशन सुनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। प्रकृति पूर्ण रूप से उन लोगों को बताती है या उन लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है कहानी में जो कि जाग रहे हैं, जो शूद्र वर्ग के वो लोग हैं जो कि अपने अधिकारों के प्रति जाग रहे हैं, जिन्हें पता है कि उनके अधिकार क्या हैं और इन अधिकारों को पाने के लिए वो हर हद तक आगे बढ़ेंगे और अपने अधिकारों को फोर्सिबली लोगों के आगे रखेंगे कि हाँ हमारा भी ये हक है, वी आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। उस वर्ग के उद्भव को बताने की कोशिश की है प्रकृति के कैरेक्टर के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रकृति के अंदर
वो इंटेलेक्चुअल वुमन मौजूद है जो कि चाहे शूद्र वर्ग की हो चाहे उच्च वर्ग की, परंतु उसमें क्षमता है खुद को प्रेजेंट करने की। इस बात को बहुत ही अच्छे से प्रकृति के माध्यम से या प्रकृति के कैरेक्टर के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ड्रामा को तसल्ली से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा ड्रामा है और इसे पढ़ेंगे तो इसके एक एक कैरेक्टर के इनसाइट्स को एनालाइज कीजिएगा। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ चीज़ कम या ज़्यादा लगी हो या आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझसे करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा अपना कमेंट। और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।